हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। मेरा नाम खुशी है और मैं मेहरा क्लासेस में आपको एज अ कॉमर्स मेंटोर हूँ। ठीक है, तो आज जो है हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कॉमर्स का यूनिट 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की। हमने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की प्रीवियस जो है वो वीडियो बनाई है, जिसमें आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट 1 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आज के हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। हर चीज मैं आपको इसमें बताऊंगी, हर टॉपिक में बताऊंगी, और लास्ट में जो भी हमने पढ़ा है उसके हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो लगाने वाले हैं। तो बच्चों, सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअल में होता क्या है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो उन सभी फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे बिजनेस को आंतरिक तरीके से, अंदरूनी तरीके से चोट पहुंचाते हैं या नुकसान करके चले जाते हैं। ठीक है, ये वो फैक्टर्स है जो हमारी बिजनेस की वर्किंग को, बिजनेस के काम करने के तौर तरीकों को इफेक्ट करते हैं, है ना, उनकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी मेकिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ इट। बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं एंड इट्स स्ट्रैटेजी। It includes all those conditions and events and influences surrounding a business. ठीक है, तो हमने जैसे कि देखा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे बिजनेस की वर्किंग कंडीशंस को, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को और बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक और definition, business environment can be defined as the combination of internal and external factor जो हमारी कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। The business environment can include factors, जैसे कि अब कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ठीक है, हमारा जो कंपटीशन है, जो राइवल है वो हो गए, हमारे जो ओनर है वो हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट हो रही है तो दीज आर ऑल्सो फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। लॉज अफेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक्टिविटीज अफेक्ट कर सकती है, सोशल इकोनॉमिक ट्रेंड्स। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी हम आगे की वीडियो में इन फैक्टर्स को डिटेल वे में देखेंगे कि कौन कौन से इंटरनल फैक्टर है, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, या हम अपना व्यावसायिक पर्यावरण क्या है? तो व्यावसायिक पर्यावरण जो है वो आंतरिक और बाहरी कारकों को मिलकर बना है जो हमारे बिजनेस के काम करने के तौर तरीकों को क्या करता है, अफेक्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है। तो इसके हमने हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करवाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं वो इनके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, व्यवसाय पर्यावरण क्या होते हैं? बाहरी और आंतरिक कारकों का योग है जो अपने व्यवसाय के संचालन, निर्णय लेने और रणनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो है आपका की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या हम बोल सकते हैं हमारे व्यावसायिक पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, जिसमें आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायनेमिक नेचर। अब डायनेमिक नेचर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट तो नहीं रहता है ना, एक समान नहीं रहता है, वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे आज क्या हो गया, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है। ठीक है, जैसे कल आप बोलोगे एक अच्छा मोबाइल आया है, आज उसी का क्या होगा, एक नया वर्जन हमारे को देखने को मिल जाएगा। अच्छी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं और काफी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एकदम कांस्टेंट नहीं है, एक तरीके का नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है या चेंज होता रहता है। ठीक है, सोशल बेसिस पे चेंज होते हैं। सोशल चेंजेस होना मतलब आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होना, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होना। जैसे आज पिछले टाइम हम क्या पहनते थे, हम सूट प्रेफर करते थे, बट आज हम जीन्स प्रेफर करते हैं। तो ये चेंजेस जो है वो कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं, इवॉल्व होता रहता है। ठीक है,
पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चेंज होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो आज पॉलिटिकल पार्टी है वो जिंदगी भर वही रहने वाली है, नहीं। तो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक नेचर का होता है, या जो हम बोल सकते हैं ये बहुत गतिशील होता है, बहुत इसमें जो प्रक्रियाएं हैं वो चेंज होती रहती है, कभी भी ये सेम नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, विशेषता जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की वो समझ आई होगी। सेकेंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी या जिसे हम अनिश्चितता भी कहेंगे, जैसे कि जो एनवायरनमेंट है हम उसको क्या कर सकते हैं, पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, ठीक है, हम पहले से उसको कैसे ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। हमें नहीं पता है कल को क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हमें नहीं पता है कल को क्या कंज्यूमर जो है वो चाहेगा, उसकी क्या डिमांड होगी, हमें नहीं पता है कि कल को कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है, अनिश्चित है, हम नहीं जान सकते। तो ये बहुत जल्द से जल्द चेंजेस होती रहती है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, हम इसे नहीं जान सकते। ठीक है, तो इसमें रैपिड चेंजेस इन रेगुलेशंस, पॉलिसीज और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैन मेक एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि आप ये जो जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि हमने डायनामिक नेचर में पढ़ा कि ये सारी चीजें जो है इवॉल्व होती रहती हैं, कंटिन्यू चेंजेस इसमें आते रहते हैं। तो जो चेंजेस आते हैं इसकी वजह से ही आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, अनिश्चित बन जाता है, अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका इंटर रिलेटेड फैक्टर्स, कि जितने भी जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, आपका पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, आपके लीगल हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, ये जितनी भी फैक्टर्स हैं वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट की जितने भी फैक्टर्स है, क्योंकि जितने भी पर्यावरण में चीजें होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कुछ ना कुछ चीजों के कारण या कुछ ना कुछ कारण होता है जिनसे वो क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, इंटर रिलेटेड होती है। तो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी क्या है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आते हैं दैट इज रिलेटिविटी। ठीक है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट वराइज अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफीज एंड बिजनेसेस। जो हमारी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट है वो क्या करता है, अलग अलग, जैसे हर जगह पे वराई करता है, हर जगह अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज अलग है, ज्योग्राफिकली बेसिस पे अलग है, बिजनेस बेसिस पे ये सारी क्या है, चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, इन सब चीजों को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, इंटर रिलेटेड फैक्टर, रिलेटिविटी, और आप इसको वो भी कर सकते हैं, आप इसको इसको जो है नोट भी कर सकते हैं, जितने भी हिंदी वाले हैं ये सारी चीजें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, हमने जैसे कि पढ़ा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना है, जो कि है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हम इन सभी चीजों को क्या है, थॉरली देखने वाले हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है, क्या नहीं है। ठीक है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है, इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट आता है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो और भी चीजों से मिलकर बना है, जो कि है माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट होता क्या है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं। ठीक है, विद इन अ बिजनेस होते हैं या हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं। ठीक है, अब जैसे बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है, तो बिजनेस के अंदर के एम्प्लॉइज जो हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। बिजनेस के अंदर और क्या होता है, तो बिजनेस के अंदर जो हमारा मिशन है, हमारा गोल है या हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें क्या होती है, इंटरनल इंटरनल अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को। ठीक है, और ये कुछ हद तक क्या होती है, कंट्रोलेबल होती है, इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है, बट अगर अफेक्ट कर रही है तो हमारी जो कंपनी है उसको कुछ हद तक के कंट्रोल कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, चेंजेस ला सकती है, ताकि वो जो है जितने भी फैक्टर्स है वो लाइन पर रहे। बट वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो ये बाहरी एनवायरनमेंट है, ये हमारे बिजनेस के क्या है, बाहर होता है, बिजनेस के बाहर की चीजें हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जिसमें दो तरीके की एनवायरनमेंट आती है, एक होती है माइक्रो एनवायरनमेंट, एक होती है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कुछ हद तक के कंट्रोलेबल होते हैं, मॉडिफाइबल होते हैं, या जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमारे बिजनेस के जो होंगे ये बाहर होंगे। अब माइक्रो में क्या क्या चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर हो गए, ठीक है, आपके सप्लायर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, ठीक है, ये सारे जो होंगे आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि आप इनको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, बट ये आपके बिजनेस को
डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को जो है वो इम्पैक्ट करके जाते हैं। फिर आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट है। माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट जो कि अनकंट्रोलेबल होती है बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल होती है, आपके बस में नहीं होता है इसको कंट्रोल करना। ये आपके बिजनेस में आएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे और चले जाएंगे, आपके बस में कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए हम इन बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमने देखा जैसे कि दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को देखते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो उन सारे फोर्सेस या फैक्टर्स से मिलके बना है जो कंपनी के अंदर होते हैं, और कंपनी जो है उनको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है, कुछ हद तक नहीं। एक्चुअली इंटरनल एनवायरनमेंट को कंपनी जो है वो कंट्रोल कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है, किस तरीके से जो भी चेंजेस लाना चाहती है कंपनी, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली, अपने एम और अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंगली जो अपनी बिजनेस है वो क्या कर सकती है, इंटरनल फैक्टर्स को क्या कर सकती है, अपने हिसाब से मॉडिफाई और चेंज कर सकती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा जो एम है या मेरा जो गोल है कंपनी का वो ये है कि मुझे इस 1 साल में 1 लाख तक का प्रॉफिट जो है वो कमाना है, ठीक है। जैसे मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी XYZ है, और मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे क्या करना है, 1 लाख तक का जो है वो इस साल का प्रॉफिट जो है मेरा होना चाहिए। बट मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने बोला कि नहीं, मुझे इस साल मुझे प्रॉफिट चाहिए 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 लाख का है, तो मैं उन फैक्टर्स को अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या कर दूंगी, चेंज कर दूंगी या मॉडिफाई कर दूंगी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी कंट्रोल कर सकती है और अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने हिसाब से क्या कर सकती है, उनको मॉडिफाई कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस component of the business environment is made up of many forces and factors that the company can control or modify to suit its aims and objectives। ये फैक्टर्स क्या क्या है, तो इनके कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो भी हम देखते हैं। पहला फैक्टर ये है बिलीफ सिस्टम ऑफ द फर्म। फर्म की बिलीफ सिस्टम, या हम बोल सकते हैं जो विश्वास प्रणाली होती है फर्म की वो, ठीक है। जैसे फर्म जो है उसमें कैसा वैल्यू है, ठीक है, किस तरीके का वर्क कल्चर है, आपका फर्म में मैनेजमेंट चीजें कैसे होती हैं, मैनेज कैसे करते हैं आप अपने फर्म को, ठीक है। आप आप में क्या पॉलिसीज, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, ठीक है। जो कंपनी में काम करता है उनकी वैल्यू, इथिक्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो इंटरनल फैक्टर और बिलीफ सिस्टम ऑफ द फर्म के अंदर आती है, ठीक है। जैसे कि दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, वर्क कल्चर हो गया, आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, all the rest of the regulatory framework is guided by and is a reflection of values and ethics that a company adopt, ठीक है। जो कंपनी अपनी वैल्यूज और एथिक्स पे जिस तरीके से काम करती है वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो बिलीव्स हैं ऑल्सो अंडरपिन द लार्जर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, क्योंकि जिस जिस हिसाब से आप जिस वैल्यू और एथिक से काम कर रहे हैं वही आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है फर्म की बताता है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर पे आते हैं, लार्जर एम्स, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे कंपनी के उद्देश्य, ठीक है, हमारी कंपनी के मिशन, हमारे कंपनी का लक्ष्य जो है वो भी इंटरनल फैक्टर के अंदर जो है वो आता है, ठीक है। मैं थोड़ा बीच में आ रही थी तो उठ के ऊपर चली गई हूँ, ठीक है। ओके, है ना। नेक्स्ट जो है वो है लार्जर एम्स, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हमारे कंपनी का उद्देश्य, हमारे कंपनी के जो लक्ष्य है, ठीक है, कि हमारे कंपनी को क्या किस लिए हमारी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इंटरनल फैक्टर में आएगी, ठीक है। एनी फर्म इज गाइडेड बाय द लॉन्ग टर्म प्लान्स दैट इट सेट्स फॉर इटसेल्फ। दीज प्लान्स आर द कोर्स दैट द कंपनी नीड्स टू फॉलो टू अचीव इट्स लार्जर ऑब्जेक्टिव्स एंड अल्टीमेट एम्स, ठीक है। जो भी हमारी कंपनी का गोल है वो भी क्या है, इंटरनल फैक्टर है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर की चीज है, ठीक है। कंपनी क्या चाहती है वो कंपनी के अंदर की बात है, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो हमारी इंटरनल फैक्टर के अंदर आती हैं, और ये ऐसी चीजें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कंपनी के हिसाब से, अपनी कंपनी और अपनी नीड्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी है या आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हम हिंदी में संगठन भी कहते हैं। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपके अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से काम करती है, उसमें किसको किस तरीके से आप अपनी अथॉरिटी डिवाइड कर रहे हो, किसको काम करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स वगैरह दे रहे हो, आपकी जो कमांड श्रृंखला है, दैट इज चेन ऑफ कमांड है, वो कैसी है, किस तरीके से अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बात करते हैं, या जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर से बात करते हैं। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से जाकर बात करती है। तो ये सारी चीजें जो है वो साथ में मिलकर आपके जो गोल्स है फर्म के, वो अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी हम क्या कर सकते हैं, अपने नीड्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमें क्या हो रहा है, बहुत डिफिकल्टी जा रही है हमारे अपर लेवल वाले जो मैनेजर्स हैं उनसे बात करने के लिए, तो हम हमारी चेन ऑफ कमांड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो और अगर ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा जो है वो अपनी अथॉरिटी को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं निभा रहा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसफर दे सकते हैं, या उसको डिमोशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर रहती है, हमारे बिजनेस के अंदर की चीजें हैं, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटरनल फैक्टर है वो आपकी है ह्यूमन रिसोर्स। आपके बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोग, या जिसे हम बोलेंगे आपके फर्म के एम्प्लॉइज। ठीक है, आपके फर्म के जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं, एक्चुअली वो क्यों काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, आपकी फर्म की सक्सेस के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जो होंगे वो आपके बिजनेस की आंतरिक कारकों में आएंगे। ठीक है, जो आपकी जो इंटरनल फैक्टर्स है इसके अंदर आपकी ह्यूमन रिसोर्स, आपकी एम्प्लॉय जो है वो आएंगी। उसके बाद जो लास्ट फैक्टर है वो है आपका फिजिकल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज। आपकी जितने भी फिजिकल असेट्स है, जैसे आपकी मशीन्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगी, आपकी बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स होंगे, है ना। आपकी जितनी भी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, तकनीकी संसाधन जितनी भी चीजें हैं, ये आपकी क्या हो जाएंगी, इंटरनल फैक्टर्स हो जाएंगी। और मैं आपको बार बार इंटरनल फैक्टर्स के बारे में ये क्यों बोल रही हूँ कि इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव और अपने बिजनेस के गोल्स के हिसाब से, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी आंतरिक पर्यावरण है वो होता ही ये है। ठीक है, जो हमारी बिजनेस के अंदर होता है, ठीक है, बेसिकली ये हमारे बिजनेस के अंदर होता है, और ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंगली इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे जो है फैक्टर्स देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, संगठन, मानव संसाधन, भौतिक और तकनीकी संस्थान, हम इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बाहरी पर्यावरण। अब बाहरी पर्यावरण जो है वो दो और भागों में डिवाइडेड है। एक है आपका माइक्रो, जिसे हम सूक्ष्म बोलते हैं, सूक्ष्म पर्यावरण, और एक है आपका मैक्रो पर्यावरण। ठीक है, मैक्रो या जिसे हम व्यापक पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, अब माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, तो भाई माइक्रो एनवायरनमेंट या माइक्रो फैक्टर्स वो एनवायरनमेंट होता है जो आपके फर्म को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, अफेक्ट भी करता है ना, और ये आपके बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, आपके हाथ में नहीं होता इनको कंट्रोल करना, बट फिर भी जो बिजनेस है कुछ ना कुछ तरीकों से थोड़ा बहुत इसको मैनेज कर लेती है। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजीज को उस हिसाब से मोल्ड कर लेती है कि आपके जो फैक्टर्स है वो इतना आपके बिजनेस को जो है वो इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो इसमें आपके माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो पहले हैं आपके कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, या जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं आपके जो प्रतियोगी होते हैं। ठीक है, आपके जितने भी प्रतियोगी होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, माइक्रो फैक्टर्स में आते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके पहली बात तो बाहरी है। ठीक है, जो बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और आपको क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जैसा ही वो सेम बिजनेस लेके बैठे हैं, तो वो आपका कॉम्पिटिटर हो गया, आपका प्रतियोगी हुआ। ठीक है, सेम वो उस पर डील कर रहा है, सेम टारगेट लेके बैठा है, मार्केट लेके बैठा है, तो वो आपका प्रतियोगी हुआ। तो इसको भी आप किसी तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपका
आपका जो प्रतियोगी है जिस प्रोडक्ट को बेच रहा है, आप उस प्रोडक्ट को, आप भी उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आप क्या कर सकते हो, अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, अच्छी सेल्स बढ़ा सकते हो, एडवर्टाइजिंग क्वालिटी बढ़ा सकते हो, जिससे क्या होगा, कस्टमर्स आपके पास ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी ना किसी तरीके से आप इन माइक्रो फैक्टर्स को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, या थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बट एकदम आप इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ हद तक के, जैसे हम बोल सकते हैं ना, कुछ हद तक के हम चीजों को कंट्रोल कर पाए, बाकी हमारे हाथ से निकल गई। बस यही चीज आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट में लागू होती है। सेकंड फैक्टर है आपके सप्लायर्स, जो आपको रॉ मटेरियल वगैरह देते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट्स को बना पाते हो, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स तक डिलीवर कर पाते हो, वो आपके सप्लायर्स हो गए। ये इनको भी आपको अपने कंट्रोल में थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि मेन चीज आपका इन्हीं पे डिपेंड करती है। जब तक ये आपको माल नहीं देंगे, आप आगे माल कैसे कस्टमर्स को दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पार्टनर्स। ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, ये वो सारी पार्टीज होती हैं जो कस्टमर तक के आपको पहुंचने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी कंसल्टेंसी फर्म हो गई, आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई, आपकी मार्केट रिसर्च एजेंसीज हो गई, ये सारी चीजें जो है वो आपके साथ काम करती हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर्स हो गए। ये आपके साथ काम तो करती है लेकिन बिजनेस के अंदर नहीं है, ये क्या है, बिजनेस के आपके बाहर है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। वो सारे आपके इमीडिएट फॉर्म के एनवायरनमेंट, जो कि पहली बात तो ये बाहर एग्जिस्ट करते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करके जाते हैं। कुछ हद तक के हम इसको मैनेज कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं। जिसमें आपने अभी तक के कॉम्पिटिटर्स पढ़ा, प्रतियोगी पढ़ा, सप्लायर्स पढ़ा, पार्टनर्स पढ़े, है ना, आपके जो साझेदार हैं वो पढ़ लिया आपने, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में आप इसको देख के एक बार पढ़ लीजिए, आपको और समझ में आ जाएगा। जितने भी हिंदी वाले और भी लोग हैं, ठीक है, वो भी इसको देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट माइक्रो फैक्टर्स है आपका पब्लिक, ठीक है। जो आपके लोग हैं, है ना, जो जनता है, वो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि ये आपके कंपनी की सर्विस को इन्फ्लुएंस करती है ना, क्योंकि ये कस्टमर्स लेकर, ये आपके कस्टमर ही है बेसिकली, लेकिन जो आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो ये आपकी जनता है जो आपको क्या कर रही है, इफेक्ट भी कर रही है कहीं तक के, कि आपका हो सकता है ये कहीं और से खरीदारी कर रही हो, आपसे नहीं कर रही हो, बट ये कुछ हद तक के आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। आप ऐसे अच्छी एडवर्टाइजिंग करवा के, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी देकर ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक के। नेक्स्ट आपके आते हैं कस्टमर। जैसे कि हम बोलते हैं भैया कस्टमर इज द किंग, बिना कस्टमर के बिजनेस कहाँ से चल जाएगा, ठीक है। कस्टमर इज द किंग, बिना कस्टमर के बिजनेस नहीं चल सकता। बिना कस्टमर के बिजनेस में पैसा कैसे आएगा, कस्टमर ही वो इंसान होगा जो आप, जिससे आपको रेवेन्यू मिलने वाला है, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, अपना रेवेन्यू लोगे, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। जिनको आप प्रोडक्ट्स दे रहे हो, आपको वो पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी का मेन एम ही ये होता है, टारगेट ग्रुप ही कस्टमर है, ठीक है। तो ये आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स है, कई बार वो चले गए, ठीक है, उनको वापस कैसे लाना है, ये सारी चीजें आपके हाथ में तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ हद तक आप उनको लेकर आ सकते हो। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, भैया कस्टमर को आज आपके बिजनेस से खरीदना है या नहीं खरीदना, आपकी दुकान से खरीदना है या नहीं खरीदना, ये सारी चीजें कस्टमर पे डिपेंड करती है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मीडिया, ठीक है। मीडिया वो है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्या करते हो, एडवर्टाइज करते हो या मार्केट करते हो। तो ये भी एक हद तक के आपके क्या होती है, बिजनेस को अफेक्ट करती है। किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहे हो, ये भी आप ही पे डिपेंड करता है। और किस तरीके से मार्केटिंग हो रही है, क्या वो कस्टमर्स तक के जा रही है, क्या कस्टमर्स हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। हम तो एडवर्टाइज कर रहे हैं, बस बाकी ऊपर वाला मालिक है, अगर वो चाहेगा तो हमें कस्टमर दे देगा, बट कुछ हद तक हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। देन कम्स टू इंटरमीडियरीज, जो आपके मध्यस्थ होते हैं, जो और भी लोग होते हैं, ठीक है। कई कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करती है, वो क्या करती है, बीच में कुछ लोगों को रखती है जो कस्टमर्स तक के उनके प्रोडक्ट्स या उनके सर्विसेज को क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। तो ये भी बाहरी इन्वायरमेंट है, लेकिन कुछ ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये हमारे बिजनेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है।
तो ये हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का माइक्रो एनवायरमेंट है, जो सूक्ष्म पर्यावरण है, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए एक बार, ठीक है, ये आप एक बार हिंदी में भी गो थ्रू कर लीजिए जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है मैक्रो एनवायरनमेंट, या जिसे हम बोलेंगे व्यापक एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसे हम व्यापक पर्यावरण भी बोलेंगे। ओके, अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ना मैक्रो एनवायरनमेंट, इनका ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो भाई सबसे पहली चीज तो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है, अनकंट्रोलेबल है। ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर सके, हम इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये हमारे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ के जाती है, बहुत ज्यादा जो है ये क्या करती है हमारे बिजनेस को बहुत हद तक इम्पैक्ट करके जाती है हर तरीके से, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना चेंज कर सकते हो, ना ही मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स हैं विच आर यूजुअली हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन एनी बिजनेस बिकॉज दे अफेक्ट द इंडस्ट्री एज अ होल, वो पूरी तरीके से आपको खत्म कर देती है। अब इन मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जिसे हम हिंदी में आर्थिक पर्यावरण भी कहते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम इसको क्या कहेंगे, आर्थिक पर्यावरण भी कहेंगे। और आर्थिक पर्यावरण जो है वो हमारे इस यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब आर्थिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो जीडीपी, आपका इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जो इनकम लेवल है ना, जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके बिजनेस ऑपरेशन को भी अफेक्ट करती है। द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, क्या आप कैपिटलिज्म फॉलो कर रहे हो, क्या आप सोशलिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करती है आपके मार्केट की फ्रीडम और कंपटीशन को, ठीक है। ये सारी चीजें आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है, और ये ना तो आपके हाथ में होती है कंट्रोल करना, और ना ही आप इनको बिगाड़ सकते हो, ठीक है। ये आएगी, आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है, और बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो पूरे इंडस्ट्री में ये क्या क्रिएट करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो आपका राजनीतिक एनवायरनमेंट है, राजनीतिक पर्यावरण है, वो आपका ये है, ठीक है। अब किस तरीके से आपकी जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज लेकर आ रही है, ठीक है। जो हम आपकी आपकी जो गवर्नमेंट है, आज कोई और है, कल कोई और चेंज हो गई, इससे भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजें लेकर आती है। क्या, जैसे कि उन्हें नए टैक्स रिफॉर्म्स ला दिए, कुछ ट्रेड पॉलिसीज नई वाली लेकर आ गए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ला लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो पता चल रहा है अच्छी खासी बिजनेस को खोल के बैठ गए, आपका बिजनेस ठप पड़ गया, ये आप पे डिपेंड नहीं करता है, और ना ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक बार आप इसको हिंदी में भी गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये आपका जो कानूनी पर्यावरण है वो आता है, इसमें आपके जो लॉज है, कई बार जो लॉज है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब लॉज में जो चेंज है वो आप तो करते नहीं हो, ठीक है। जो लॉज है वो बाहर गवर्नमेंट चेंज करती है ना। आपके बिजनेस के लॉज कई गवर्नमेंट चेंज करती है, एक्ट्स के थ्रू चेंज होते हैं, कई बहुत ज्यादा जो अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, कई बार बहुत सारे अमेंडमेंट जो है एक्ट्स में आते हैं, तो ये भी जो है आपके बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है, और ये आपके हाथों में नहीं होता, ठीक है। जैसे बिजनेस मस्ट कंप्लाई विथ लॉज लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट, लेबर लॉज, इन एक्ट को ध्यान में रख के आपको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें जो सोसाइटल नॉर्म्स हो गए, आपकी वैल्यूज, बिलीव्स, डेमोग्राफिक्स हो गई, मतलब जो कस्टमर्स है, देखो कभी है कभी नहीं है, ठीक है। कस्टमर्स की जो स्टाइल है ना, वैल्यू सिस्टम है, वो चेंज हो गया। अब उनकी मर्जी, उन्हें लेना है नहीं लेना, ये आपके हाथ में नहीं है, ये बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, दे इम्पैक्ट योर बिजनेस अ लॉट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबिलिटी इन्फ्लुएंस बिजनेसेस टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। अभी क्या चल रहा है, बहुत सस्टेनेबिलिटी पे बात हो रही है ना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सतत विकास, ठीक है।
आजकल इसके बारे में बहुत बात हो रही है, ये हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है कि ये क्या करें, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करें। अब भाई हमें नहीं लेना था या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस को क्या किस तरीके से बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब भाई आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, टेक्नोलॉजी आज कुछ कल कुछ, ठीक है, ये आपके जो बिजनेस को है ना बहुत हद तक के इम्पैक्ट करती है। ठीक है, अब जैसे पहले क्या थी, लेबर जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते थे, बट आज के टाइम पे मशीन आ गई है, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस भी बढ़ गई है ना, मार्केटिंग के तरीके बढ़ गए हैं, कम्युनिकेशन के तरीके चेंज हो चुके हैं। पहले तो सिर्फ दुकानें होती थी, अब तो ई कॉमर्स आ चुका है, आप घर बैठे सामान खरीद सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस को। अब जैसे कई बिजनेसेस हैं जो कि ऑनलाइन चलते हैं, ठीक है, अब जो रिटेल बिजनेस है जो बिना ऑनलाइन के काम कर रहे हैं, उनपे कितना इम्पैक्ट आया होगा, आपने कभी सोचा है? ये सारे एनवायरनमेंट जो है वो बहुत हद तक के हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। अब हम रोक तो सकते नहीं है कि भैया खत्म कर दो, नहीं रोक सकते, ये आजकल की टेक्नोलॉजी है, इसे हम खत्म नहीं कर सकते, बट हमारे बिजनेस को ये इम्पैक्ट कर चुकी है, इसको हमें किस तरीके से रोकना है, या तो हम खुद भी उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से दुनिया कर रही है, बस वही सारी आपके जो है आप कर सकते हो। बाकी ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स जो है मैक्रो एनवायरनमेंट के, वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, आजकल भाई ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप आपके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाहर के प्रोडक्ट्स, फॉरेन के प्रोडक्ट्स इंडिया ला सकते हो, इंडिया के प्रोडक्ट फॉरेन भेज सकते हो। ठीक है, तो जो पॉलिसीज है ना, और आपका अब क्या है, इससे फॉरेनर के साथ भी कंपटीशन है। आप अब सिर्फ अपने ज्योग्राफिकल एरिया में काम नहीं करते हो, सिर्फ इंडिया में नहीं, अब आप इंडिया के बाहर भी क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो इससे आपका फॉरेन कंपटीशन भी जो है वो बढ़ रहा है। तो ठीक है, ये भी आपके बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है और बहुत ज्यादा क्या करता है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो ये कुछ जो है वो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने के पहले आप एक बार इसे रिव्यू कर लीजिए, ये हिंदी में भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अब आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी है, पूरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, जिसे हम आर्थिक पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हम आर्थिक पर्यावरण कहते हैं। तो आर्थिक पर्यावरण क्या है, तो आर्थिक पर्यावरण वो सारे फैक्टर्स जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो हमारे बिजनेस की वर्किंग और बिजनेस की डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, इन सब में जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इन सब चीजों में क्या क्या आता है, तो इकोनॉमिक सिस्टम मतलब आर्थिक प्रणाली, पॉलिसीज आर्थिक नीतियां, है ना, मार्केट की कंडीशन, मार्केट की जो स्थिति है वो, आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जो आपके ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जिसमें आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, सॉरी, इकोनॉमिक सिस्टम, या जिसे हम बोलेंगे आर्थिक प्रणाली। ठीक है, अब आर्थिक प्रणाली होती क्या है, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इसको हम अच्छे से एक ब्लैंक पेज पे समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या क्या कितने इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे पास, मेनली मेजर तीन तरीके के जो है इकोनॉमिक सिस्टम है, और मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी क्योंकि जो ये है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत बार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके प्रोपाउंडर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आप भी अच्छे से पढ़ें और इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब पहली बात तो हम पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम ये किस तरीके से जो अपनी जो कंट्री है वो अपने गुड्स और सर्विसेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती है, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती है, और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से बांटती है लोगों में। ठीक है, और क्या इनका मोटिव होता है, किस तरीके से काम करती है एक्चुअली, तो वो होगा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये सारी चीजें हम आपको अब इसमें देखेंगे। अब इकोनॉमिक सिस्टम के कितने तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं एक्चुअली, मेजर तीन टाइप्स की होती है ये मेन। ठीक है, अब ये कौन कौन से टाइप है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हम डिटेल में रिव्यू करते हैं, आइए। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिज्म इकोनॉमी।
कैपिटलिज्म इकोनॉमी, या जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो भी कहते हैं हिंदी में। अर्थ व्यवस्था। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो दी किसने है, इसके प्रपाउंडर कौन है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो आपकी दी है एडम स्मिथ ने, ठीक है। हु हैज propounded दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? इट इज propounded बाय एडम स्मिथ, ठीक है। इसको हमेशा याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो है वो प्रपाउंडर कौन है, तो याद रखेंगे एडम स्मिथ इसके प्रपाउंडर है। अब देखते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। कैपिटलिज्म इकोनॉमी जो है वो एक्चुअल में क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो सबसे पहली बात तो ये प्राइवेटली ओन्ड होता है, ठीक है। इसमें जो बिजनेसेस होते हैं ना वो कैसे होते हैं? प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, या प्राइवेटली आप क्या बोल सकते हैं, गवर्नड होते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी आपके जो बिजनेस होंगे वो प्राइवेट ओन्ड होंगे। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा एक बिजनेस है, मैं उसकी मालकिन हूं, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही है, ठीक है, जो प्राइवेटली ओन्ड क्या है, ये हमारा प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है। और जहां पे जितने भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो हम खुद ही अरेंज करते हैं, कोई और हमारे लिए अरेंज नहीं करता है हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी में हम याद रखेंगे वो ये है कि इसको दिया किसने है, इसको दिया है एडम स्मिथ ने। सेकेंडली ये जो इकोनॉमी है वो क्या है, प्राइवेटली ओन्ड या गवर्नड है, और जितने भी रिसोर्सेज इसमें होते हैं वो हम खुद से लगाते हैं, हम खुद से लेकर आते हैं, कोई और हमारी इसमें मदद नहीं करता है। सेकेंड, हम जो है इसमें जो काम करते हैं वो किस मोटिव पे काम करते हैं, वो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किस लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो मेन जो मुद्दा है बिजनेस खोलने का वो क्या है, लाभ कमाना है, ठीक है। लाभ कमाना हमारा जो ये है मेन हमारा बिजनेस का मोटिव है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस खोला XYZ नाम का, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है, मैं इसकी एक मालकिन हूँ, मैं मेरा जो ये बिजनेस है वो प्राइवेटली बिजनेस है, मैं ही अपने इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, अपने रिसोर्सेज अलोकेट करती हूँ, लेकर आती हूँ, अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ, ठीक है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम भी कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मेरा जो काम करने का है मेरा ये है कि मुझे ये चीज कमाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे आज इतने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बेचने हैं कस्टमर्स को, और मुझे 10 लाख का जो है प्रॉफिट जो है वो कमाना है। बाकी मेरा और कोई भी क्या है यहाँ पे गोल या मोटिव नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मेरी मैं किस सिस्टम के बेसिस पे काम कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या मोटिव है, हम प्राइवेटली ओन्ड एक बिजनेस है जहां हमारा एक सिंपल सा मोटिव है, जहां हम क्या करने वाले हैं, लाभ कमाने वाले हैं और कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें मार्केट ड्रिवन सप्लाई और डिमांड होती है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, एकदम ना के बराबर जो होती है वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, न्यूनतम एकदम कम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, वो इसमें हाथ कुछ नहीं डाल सकते अनलेस एंड अनटिल मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं होने वाली है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक्चुअल में होती क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम जहां हमारा बिजनेस प्राइवेटली ओन्ड और गवर्नड होता है, ठीक है, जहां हम खुद अपने रिसोर्सेज लगाते हैं, और हमारा मेन मुद्दा या मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, या लाभ कमाना हमारा मेन उद्देश्य होता है। फिर इसमें जो है वो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है या जो गवर्नमेंट आके जो नाक लगाती है वो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। और एक और चीज, जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है वो किसने दिया हुआ है, वो है एडम स्मिथ ने दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली इकोनॉमी कहाँ पे रन करती है, तो ये जो इकोनॉमी है वो आपकी यूएसए में और कनाडा में चलती है। ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया में अभी नहीं आई हुई है, ठीक है। हमारी इंडिया दूसरी इकोनॉमिक सिस्टम पे काम करती है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। आई होप आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्लियर होगी। इसे हम क्या मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अच्छे से समझ में आया होगा आई होप,
ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेस और बिजनेस को। ठीक है, इसमें फीचर्स देखते हैं इसके क्या क्या है। प्राइवेट ओनरशिप होती है बिजनेस की, लाभ कमाने या प्रॉफिट मोटिव के लिए ये काम करता है। मार्केट ड्रिवन सप्लाई और डिमांड है इसकी। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसके प्रपाउंडर कौन है, इसके फाउंडर कौन है, तो इसको किसने प्रपाउंड किया है इस इकोनॉमिक सिस्टम को, एडम स्मिथ ने। और कहाँ ये इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करती है, तो कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, कनाडा में ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो वर्क करती है। ठीक है, इसको आप एक बार हिंदी में भी रिव्यू कर लीजिए, हिंदी में भी आपको मैंने नोट्स दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम पे आते हैं, जो कि है सोशलिस्ट इकोनॉमी, या जिसे हम हिंदी में सामाजिकतावादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सोशलिस्ट इकोनॉमी, या जिसे हम सामाजिकतावादी अर्थव्यवस्था भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के प्रपाउंडर कौन है, तो इसके प्रपाउंडर जो है वो है कार्ल मैक्स। ठीक है, इसके प्रपाउंडर आपके कौन है, तो इसके प्रपाउंडर हैं आपके कार्ल मैक्स जी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के प्रपाउंडर कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्ल मैक्स। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी है क्या, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे आपका जो बिजनेस होता है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर में आप काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो बिजनेस जो है उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी। तो आपकी बिजनेस कौन ओन करेगा, आपका गवर्नमेंट ओन करेगा। आपका जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट ओन्ड होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट ही सारी रूल्स जो है वो आपके गवर्न करेगी। ठीक है, ठीक है, तो ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज विल बी गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। आपकी जो सरकार है उसका इंटरवेंशन भी इसी के वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जो इनका मेन फोकस होता है किनका, सोशलिस्ट इकोनॉमी का या सामाजिकतावादी इकोनॉमी का, तो आप नाम से देख सकते हैं कि इसका जो मेन फोकस होगा वो क्या होगा, पब्लिक के लिए काम करना। ठीक है, या सोशल वेलफेयर होगा या पब्लिक के लिए काम करना, तो पब्लिक वेलफेयर हम इसको बोल सकते हैं। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि पब्लिक के लिए काम करना है, समाज में काम करना है, सामाजिक काम करना है। ठीक है, प्रॉफिट इसका मोटिव नहीं होता है। अब जो इसके रिसोर्सेज वगैरह है वो भी सब गवर्नमेंट कंट्रोल देखती है, गवर्नमेंट वगैरह देखती है। ठीक है, और जो इसकी प्लानिंग है वो भी सेंट्रलाइज्ड वे में होती है, गवर्नमेंट ही इसको प्लान करती है ना, सेंट्रलाइज्ड तरीके से इसकी प्लानिंग वगैरह की जाती है, गवर्नमेंट वगैरह ही सब इसको देखती है। और इसका जो मेन मोटिव है, ये हमेशा याद रखिएगा, इसका जो मेन मोटिव है, मुद्दा है, वो किस लिए है, वो किसके लिए काम करती है, पब्लिक के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। तो इसका फोकस है सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट मोटिव। इसका पैसा कमाना इसका मोटिव है ही नहीं। अब ये कहाँ पे चलता है, तो जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज हो गई, वहां पे ये जो इकोनॉमी है वो वर्क करती है। इंडिया में ये इकोनॉमी सिर्फ काम नहीं करती है, इंडिया में जो इकोनॉमी काम करती है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिश्रित इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी समझ में आई होगी। इसमें आपको क्या याद रखना है, मेन चीज कार्ल मैक्स ने दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। इसका जो मेन फोकस है वो है आपका पब्लिक के लिए काम करना या सोशल वर्क करना। ठीक है, इसमें सेंट्रल प्लानिंग होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, इंटरवीन करती है, इसमें अपनी नाक घुसाने का काम करती है। ठीक है, और इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ पे ज्यादा प्रिवेल करती है, तो उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया जो है वो सामाजिकतावादी अर्थव्यवस्था को लेकर चलती है। ठीक है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। Socialist economy, an economic system where the government owns and control resources and production to ensure equal distribution। इसके फीचर्स, ये पब्लिक ओनरशिप होती है, इसमें सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है जैसा कि हमने पढ़ा। इसका फोकस जो होता है सोशल वेलफेयर पे होता है या पब्लिक
इसका फोकस होती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसमें होती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका प्रपाउंडर कौन है, तो उसके प्रपाउंडर जी जो है वो है कार्ल मार्क्स जी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे क्यूबा जैसी कंट्रीज या नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज में जो है इस इकोनॉमिक सिस्टम को देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, या जिसे हम मिश्रित इकोनॉमी भी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सॉरी। ठीक है, इसको भी हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये दोनों इकोनॉमी से मिलके बना है, बोथ कैपिटलिज्म इकोनॉमी और सोशलिज्म इकोनॉमी। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि इसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक ओनरशिप दोनों होगी, मतलब पब्लिक भी इसको कंट्रोल करेगी कुछ हद तक और प्राइवेटली भी आप इसको ओन करोगे। ठीक है, इसमें दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पब्लिक भी आपका इसमें आ जाएगी और प्राइवेट, है ना। कभी आपने सुना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, तो बिल्कुल ये इसी तरीके से काम करती है। ठीक है, इसमें कुछ हद तक के गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है, क्योंकि प्राइवेट के साथ साथ आपकी पब्लिक ओनरशिप है, तो गवर्नमेंट भी जो है इसमें क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। अब इसका जो मेन फोकस होता है वो क्या होगा, आपका ये सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है और प्रॉफिट के लिए भी काम कर रही है। ठीक है, इसका आपका जो मोटिव होगा वो सोशल वेलफेयर भी होगा और आपका क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट मोटिव भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट के साथ साथ सोशली भी क्या कर रही है, काम कर रही है। और अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम पहले बताना भूल गए, इसके प्रपाउंडर जी हैं वो हैं आपके जेएम कीन्स। ठीक है, इसके प्रपाउंडर कौन है, आपके जेएम कीन्स, जिनका पूरा नाम जॉन मेनार्ड कीन्स है। ठीक है, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी अपनी इंडिया में भी काम करती है। अपने इंडिया में सिर्फ ना तो प्राइवेट होता है ना ही सिर्फ सोशल वेलफेयर, दोनों मिक्स चलता है। आपने देखा ही होगा हमारी इंडिया दोनों ही उसमें काम करती है। तो इंडिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज में ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो प्रिवेल करता है, चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट पब्लिक रिसोर्सेज दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, सोशल वेलफेयर के साथ आपका प्रॉफिट मोटिव भी इसका फोकस होता है। इसके प्रोपाउंडर जी जो है वो आपके जेएम कीन्स है। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। आप इसको एक बार हिंदी में भी रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, आप हिंदी में इसको देखेंगे तो सामाजिकतावादी अर्थव्यवस्था, आपको परिभाषा, विशेषताएं, विचारक, उदाहरण मैंने सब कुछ लिख के दिया हुआ है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी मैंने आपको हिंदी में लिख के आपके नोट्स दिए हुए हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, या जिसे हम बोलेंगे आर्थिक नीतियां। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हमारी आर्थिक नीतियां। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम हिंदी में, आर्थिक नीतियां। अब आर्थिक नीतियां हैं क्या, तो ये वो स्ट्रैटेजीज और एक्शन है जो कि गवर्नमेंट लेता है अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये सारी पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट बनाती है और एक्शन लेती है हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कुछ दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसे हम हिंदी में मुद्रास्फीति नीतियां भी कहते हैं और फिस्कल पॉलिसी जिसे हम हिंदी में राजकोषीय नीति भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं विद फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, या जिसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति नीतियां, मुद्रास्फीति नीतियां। अब मुद्रास्फीति नीतियां एक्चुअल में होती क्या है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये ऐसी पॉलिसी है जो कि सबसे पहले तो कौन कंट्रोल करता है, हमारी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, विच मीन्स हमारी जो आरबीआई है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। और क्यों कंट्रोल करती है, ताकि वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स जो हमारी दरें होती हैं उनको क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए काम करती है। ठीक है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है बेसिकली किस लिए होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, हमारे ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इसमें जो है मेजरली आपकी बात होती है मनी सप्लाई की और बैंक क्रेडिट की। ठीक है, और बैंक
क्रेडिट की। इसमें क्या होता है, आपके इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो है वो आपके रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है। आपकी जो बैंक की रिजर्व की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीजें जो है वो चेंज होती हैं, और ये चेंज करने वाला कौन है, वो कोई नहीं, वो हमारा आरबीआई, जिसे हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मॉनेटरी पॉलिसी में, वो सारी चीजें कौन मैनेज करता है, कौन देखता है, तो वो करता है आपका सेंट्रल बैंक। अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो कि क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, करेंसी को स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो जितनी भी करेंसी रिलेटेड ऑपरेशंस है वो कौन करता है, हमारी सेंट्रल बैंक करती है, दैट इज आरबीआई। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का काम करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या जिसे हम उपकरण भी कहेंगे, जो उपकरण है मॉनेटरी पॉलिसीज के, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, कैश रिजर्व रेशियोज हो गए, सीआरआर हो गया, रेपो और रिवर्स रेपो दरें हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज में आ जाती हैं। ये तीनों को हम अभी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। एक बार हम मॉनेटरी पॉलिसी को फिर से पढ़ लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। एक ऐसी पॉलिसी जिसे सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई कंट्रोल करती है अपने मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करने के लिए। बेसिकली ये सिर्फ मनी सप्लाई और बैंक क्रेडिट पे डील करता है। इसके ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, करेंसी स्टेबलाइज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। इसके कुछ उपकरण जो है वो है आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स। अब हम इन उपकरणों को जो है वो अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। इसको आप एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। फिर हम आते हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के पहले इंस्ट्रूमेंट में, जिसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, या इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में खुले बाजार का संचालन भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है इसमें आप क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, वो क्या होती है, बेची और खरीदी जाती है। अब ये बेचता और खरीदता कौन है, कोई नहीं, हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसे हम बेचते और खरीदता कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नथिंग बट इट इज बाइंग एंड सेलिंग या परचेजिंग ऑफ लाइक ट्रेजरी बिल्स हो गए, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। आप ओपन मार्केट में इसको क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और ये कौन कर रहा है, आपका सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के केस में हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। तो जो आरबीआई है वो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट की ओर से होते हैं, उनको खरीदते बेचते हैं। किस लिए खरीदते बेचते हैं, इकोनॉमी में तरलता को रेगुलेट करने के लिए, या इकोनॉमी में लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जो इन्फ्लेशन है ना उसको कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, और जो हमारी करेंसी है, जो हमारी मुद्रा है, उसको स्थिर रखने के लिए काम करते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है, मैं आपको इसको अच्छे से बताती हूँ एक ब्लैंक पेज पे, ठीक है। जैसे ये हमारी क्या है, आरबीआई है, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेंट्रल बैंक है। अब सेंट्रल बैंक जो है वो किससे डील कर रही है, हमारी कमर्शियल बैंक्स। एक कमर्शियल बैंक ले लेते हैं जैसे कि आरबीआई, ठीक है। अब आरबीआई को क्या करना है, मार्केट में मनी सप्लाई कम करना है, ठीक है। अगर आरबीआई को क्या करना है, मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है, ठीक है। अगर तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई करेगी क्या, सेल, किसको, एसबीआई को। क्या सेल करेगी, सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या कर रही है, यहाँ पे एसबीआई को सिक्योरिटीज सेल कर रही है। अब इससे क्या होगा, जो एसबीआई है वो आरबीआई को पैसा देगी इन रिटर्न, ठीक है। इन रिटर्न आरबीआई जो है वो परचेज कर रही है, परचेज करिए मतलब आरबीआई को क्या करना पड़ रहा है, पेमेंट देना पड़ रहा है। किसको पेमेंट दे रही है आरबीआई, सॉरी एसबीआई किसको पेमेंट दे रही है, आपकी आरबीआई को पे करना पड़ रहा है इसको, ठीक है। तो अब जो सिक्योरिटीज आरबीआई सेल कर रही है, इसके बदले में इसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। इसके बदले में इसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब एसबीआई ने जब सिक्योरिटीज खरीदी, अब एसबीआई के पास क्या है, सिक्योरिटीज बची, एसबीआई का पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। तो एसबीआई आप खुद देखिएगा, एसबीआई क्या आगे लोन प्रोवाइड करेगी, आगे जो एसबीआई क्या करेगी, लोन कम कर देगी देना, ठीक है, लोन कम देगी, ठीक है। अब लोन कम देगी तो जो आगे जो प्राइस हमारा लेवल है, जो हमारी मनी सप्लाई है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
क्योंकि जब वो लोन कम देगी तो लोग जो होंगे वो लोन कम लेने आएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा मनी सप्लाई जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब इन केस अगर जो आरबीआई है उसको हमारा मनी सप्लाई जो है वो क्या करना है, बढ़ाना है, अगर उसे मनी सप्लाई क्या करना है, मार्केट में बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज जो है वो एसबीआई से परचेज करेगी। अब यहाँ पे क्या कर रही है, आरबीआई परचेज कर रही है। जब आरबीआई को मनी सप्लाई घटाना था तो आरबीआई ने क्या किया, सिक्योरिटीज को सेल किया। बट जब आरबीआई को मनी सप्लाई जो है वो क्या करना है, बढ़ाना है मार्केट में, तो आरबीआई क्या कर रही है, सिक्योरिटीज को परचेज कर रही है। किससे, कमर्शियल बैंक से, या हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं कमर्शियल बैंक का, दैट इज एसबीआई से। अब जब आरबीआई एसबीआई से परचेज करेगी तो क्या होगा, एसबीआई को पैसा आरबीआई से मिलेगा, तो आरबीआई एसबीआई को यहाँ पे पे करेगी। ठीक है, एसबीआई के पास से सिक्योरिटीज गई आरबीआई के पास। अब एसबीआई के पास क्या हुआ, जो पैसा है, जो मनी है, वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो एसबीआई के पास बोरोइंग पावर बढ़ गई। ठीक है, मतलब एसबीआई के पास पैसा बढ़ा, तो अब एसबीआई आगे जो है वो लोन देगी लोगों को। ठीक है, तो हमारे मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, प्राइस लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करके अपने इकोनॉमिक को स्टेबलाइज करती है और पैसे को मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसको हम एक बार ऐसे देख लेते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। इसका पर्पस क्या होता है, टू रेगुलेट द लिक्विडिटी एंड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज करेंसी। ये किस तरीके से काम करती है, बाइंग ऑफ सिक्योरिटी एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये हमने अच्छे से देखा कि जब सेंट्रल बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी। ठीक है, ये इंजेक्ट कर देगी लिक्विडिटी इनटू इकोनॉमी, जिससे क्या होगा, हमारा मनी सप्लाई क्या किया, बढ़ गया। अब जब उसको मनी सप्लाई कम करना है तो वो सिक्योरिटी सेल करेगी। जब सेंट्रल बैंक सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये एक्सेस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर लेती है और मनी सप्लाई को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है या कम कर देती है। इसी चीज को हमने अच्छे से समझा है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको आप एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे बढ़ते हैं, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में देख लीजिए आप इसको, फिर हम क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो पे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब सीआरआर होता क्या है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो बैंक जो है, बैंक के पास आपको कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो कैश में, हर जो सेंट्रल बैंक आपकी जो हर कमर्शियल बैंक होती है उसको रखना पड़ता है, और ये मैंडेटरीली होता है। अब ये होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो जो है, इट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक की टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो होता है वो एज अ रिजर्व किसी भी बैंक को क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करना पड़ता है या रखना पड़ता है कुछ रिजर्व रेशियो। अब ये रिजर्व रेशियो किस तरीके से काम करता है, ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, वो हर बैंक को एज अ रिजर्व रखना बहुत जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो बैंक जो ये अमाउंट रखती है वो इस पे कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं करती है। ठीक है, इस पे कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं करती है, और ना ही इस अमाउंट को, जो ये सीआरआर का अमाउंट होता है ना, इस अमाउंट को ना ही वो लेंडिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती है, ना ही वो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती है, ना ही ये लेंडिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती है, ना ही इसको ये री इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये जो अमाउंट होता है सीआरआर का, जो परसेंटेज सेंट्रल बैंक तय करती है, वो परसेंटेज बैंक को अपने टोटल नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज का निकाल के रिजर्व करके रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, और ना ही इसको इस अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ना ही इस अमाउंट को जो हमारी बैंक्स होती हैं वो लेंडिंग पर्पस के लिए रख सकती है, और ना ही इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए रख सकती है। इसका पर्पस क्या है कि लिक्विडिटी
लिक्विडिटी इंश्योर करती है, तरलता को स्टेबलाइज करती है, इंश्योर करती है और फाइनेंशियली स्टेबल रखती है, ताकि क्या हो, कभी भी आगे ऐसा कुछ होता है कि बैंक्स को बहुत ज्यादा जरूरत लगती है तो ये पैसा जो है वो सेफ रहता है ना। उसके बाद ये आपकी जो बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी होती है ना उसको कंट्रोल करती है। अब ये किस तरीके से कंट्रोल करती है इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। एक ब्लैंक पेज पे देखते हैं इसको। ये हमारी आरबीआई होगी, दैट इज सेंट्रल बैंक, और ये हमारा कमर्शियल बैंक हो गया, दैट इज एसबीआई। ठीक है, ये हमारा आरबीआई, ये हमारा एसबीआई। इसको हम अच्छे से लेते हैं। ठीक है, जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई मार्केट में कम करना होता है, ठीक है, मनी सप्लाई जब भी मार्केट में कम करना होता है तो आरबीआई क्या करती है, जो सीआरआर होती है ना उसके रेट को बढ़ा देती है। क्या करती है, जो सीआरआर का जो रेट होता है ना उसको क्या करेगी, वो बढ़ा देगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जो एसबीआई है उसका जो सीआरआर परसेंटेज है ना, वो है 5%। ठीक है, मान लो ये हमारा माना हुआ है, हम इसको अनुमान ले रहे हैं, कोई ऐसा सीआरआर है नहीं। मान लीजिए जो एसबीआई की एनडीटीएल है, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, वो है 10 लाख रुपए। ठीक है, अब एसबीआई की एनडीटीएल 10 लाख रुपए है और जो सीआरआर परसेंटेज है आरबीआई का वो 5% है। ठीक है, 5% है। अभी एसबीआई को क्या करना पड़ेगा, 5% ऑफ ये 10 लाख क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास देने पड़ेंगे। अब 5% ऑफ 10 लाख कितना हो जाएगा आपका, 50,000। कितना हो जाएगा आपका ये, 50,000 रुपए। मतलब एसबीआई को अब इसमें से 50,000 रुपए घटा के क्या करना पड़ रहा है, आरबीआई के पास देना पड़ रहा है। मतलब अब एसबीआई के पास जो है वो कितने बच रहे हैं, 9,50,000 ही बच रहे हैं। ठीक है, कितने बच पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 9,50,000 रुपए। अब ये 9,50,000 ही एसबीआई यूज कर सकता है आगे काम करने के लिए, लैंड करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। अब मान लो आरबीआई को क्या करना है, मार्केट में मनी सप्लाई कम करना है, तो उसने क्या किया, सीआरआर बढ़ा के क्या कर दिया, 10% कर दिया। सीआरआर बढ़ा के क्या कर दिया, 10% कर दिया। विच मीन्स अब जो एसबीआई को अपनी एनडीटीएल का 10% आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है। मतलब अब एसबीआई के पास सिर्फ जो है 9 लाख रुपए बचेगा। मतलब 1 लाख रुपए तो अब उसको सिर्फ आरबीआई को ही देना है और वो मैंडेटरी है। अब जो एसबीआई के पास पैसा बचा, जो रिमेनिंग पैसा है वो कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपए। मतलब उसके पास क्या हो गया, पैसा कम हो गया। सीआरआर बढ़ी, पैसा कम हुआ, तो जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट और लोन अब एसबीआई देगा वो कम देगा। ठीक है, कम देगा, उसके कारण जो प्राइस लेवल होगा, आपका जो प्राइस लेवल होगा वो कम हो जाएगा और मार्केट में जो मनी सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इस तरीके से आरबीआई जो है वो क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। अब मान लो आरबीआई को क्या करना है, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है मार्केट में, तो कुछ नहीं, आरबीआई क्या करेगा, अपने सीआरआर परसेंटेज को गिरा देगा। क्या करेगा, अपने सीआरआर परसेंटेज को क्या कर देगा, गिरा देगा। ठीक है, अब मान लो गिरा के उसने क्या कर दिया, 5% कर दिया, तो एसबीआई को क्या करना पड़े, अपना नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का 5%, दैट इज 50,000 आरबीआई के पास रखना पड़ा। उसके पास अब 9,50,000 रुपए है, मतलब उसके पास ज्यादा है, तो अब वो लोन और क्रेडिट पे जो चीजें हैं वो ज्यादा देगा। प्राइस लेवल का अपना प्राइस लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा और जो मनी सप्लाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी आरबीआई कंट्रोल करती है मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। तो आई होप आपको ये सीआरआर वाला फंडा समझ में आया होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें हम कर लेते हैं कि अभी हमारा करंट सीआरआर क्या चल रहा है, करंट सीआरआर परसेंटेज क्या चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारा करंट सीआरआर जो है वो है आपका 4.5%। ठीक है, करंट सीआरआर रेट आपका क्या है, 4.5% जो है आपका करंट सीआरआर है। इसको आप याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक बार इसे और देख लेते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है। तो कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट, या बैंक्स की जो टोटल नेट
डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होती है, इसका ये टोटल होता है विच मस्ट बी मेंटेन्ड एज रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और टू कंट्रोल लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी, जो बैंक की उधार देने की जो क्षमता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। इसका इम्पैक्ट हम देख चुके हैं। अगर सीआरआर इंक्रीज होता है तो फंड्स जो अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल फंड्स रिड्यूस हो जाते हैं बैंक्स के पास लेंड करने के लिए, तो वो आगे क्या करता है? मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज इन सीआरआर, अगर सीआरआर डिक्रीज होता है, जो सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है, फंड्स इंक्रीज हो जाते हैं विच इज अवेलेबल फॉर लेंडिंग एंड विच लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। एग्जाम्पल हम सब देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट उस पे आते हैं, इसको एक बार हिंदी में और आप रिव्यू कर लीजिए, हिंदी में आप और देख लीजिए। नेक्स्ट जो है वो है आपका रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स या रेपो एंड रिवर्स रेपो दरें जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि रेपो रेट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, रेपो रेट मतलब क्या होता है? जिसमें जो सेंट्रल बैंक है वो पैसा लेंड करती है कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं और जो सेंट्रल बैंक है फिर उसको क्या करती है? पैसा लेंड करती है और जिस रेट पर लैंड करती है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट जो है वो कुछ बैंक रेट के जैसे ही है, बैंक रेट भी सेम होता है, बस एक ही डिफरेंस होता है कि जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वाइल जो हमारा जो रेपो रेट होता है वो किस लिए होता है? आपका शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम है, बस बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, और एक और चीज, रेपो रेट जो है उसका करंट दर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो रेपो रेट है उसका जो करंट रेट अभी चल रहा है वो है आपका 6.5% का। ठीक है, करंट रेट जो है आपका रेपो रेट का वो है आपका 6.5%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो रेपो रेट एक्चुअल में यही है कि जिस रेट पर जो सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक को पैसा जो है लेंड करवाती है और इन अगेंस्ट फॉर, है ना, कोलैटरल रखवाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जो भी उनके पास होगी वो कोलैटरल रखेंगी। इसका पर्पस क्या होता है? इंजेक्ट करना लिक्विडिटी इनटू बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग अ शॉर्टेज, है ना। अगर कोई भी शॉर्टेज हो रहा हो, बैंक को कम टाइम है उसके पास और लोन चाहिए है, तो वो क्या करती है? सेंट्रल बैंक के पास जाती है, दैट इज आरबीआई के पास जाती है और पैसा लेती है। जिस अमाउंट पे, जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट के परसेंटेज पर आपका जो सेंट्रल बैंक है पैसा लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, उस परसेंटेज को ही हम रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट का इम्पैक्ट कैसे होता है वो भी हम आपको एक अच्छे तरीके से बताते हैं। ये हमारी आरबीआई है अगेन, फिर ये है हमारा कमर्शियल बैंक जिसे हमने एसबीआई ले रखा हुआ है, और ये आरबीआई है। मान लीजिए कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए है आरबीआई से। ठीक है, अब आरबीआई को अगर क्या करना है, ठीक है, मनी सप्लाई कम करनी है, मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है या लिक्विडिटी रिड्यूस करनी है, ठीक है, तरलता कम करनी है, तो आरबीआई क्या करता है? अपनी जो रेपो रेट होती है, जो दर होती है, उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अगर उसको मनी सप्लाई कम करना है तो आरबीआई क्या करता है? अपनी रेपो रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए जो एसबीआई है उसको लोन चाहिए है 10 लाख रुपए आरबीआई से शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, आरबीआई एसबीआई को लोन चाहिए है 10 लाख रुपए और इसके बेस किसके अगेंस्ट लेगा? ये कोलैटरल रखेगा किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, कोलैटरल किसको रखने वाला है? ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, है ना। 10 लाख रुपए का क्या चाहिए है? इसको लोन चाहिए है
एसबीआई को आरबीआई से। अब आरबीआई को जब मनी सप्लाई कम करना है तो आरबीआई ने क्या कर रखा है, अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रखा है। मान लीजिए इसका रिवर्स रेपो रेट जो है वो आपका 10% का है, तो एसबीआई को जो लोन है वापस करते टाइम क्या करना पड़ेगा, उस 10 लाख पे 1 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब अब उसको क्या देना पड़ेगा, 11 लाख रुपए जो है रिटर्न करने पड़ेंगे आरबीआई को। तो इससे क्या होगा, जो एसबीआई की जो बोरोइंग पावर होगी, ठीक है, जो एसबीआई की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो जाएगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जिससे क्या होगा, वो डिस्करेज हो जाएगा, डिस्करेज होगा, साथ ही साथ उसको लोन कम देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ही अब पैसा कम है, वो लैंड नहीं कर पा रहा है। तो आगे जाके जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, कम होगी या नहीं होगी, राइट, कम हो जाएगी। अब वैसे ही अगर जो हमारा आरबीआई है उसको क्या करना है, मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है, सॉरी इंक्रीज करनी है, तो वो क्या करेगा, अब हमारी आरबीआई को क्या करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है या लिक्विडिटी इंक्रीज करना है मार्केट में। तो अब वो अपने रिवर्स रेपो दरों को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिससे जो हमारी आरबीआई की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अब आरबीआई जो हमारी एसबीआई है वो कम ब्याज पे क्या कर सकती है, पैसा लैंड कर सकती है आरबीआई से, तो वो एनकरेज भी हो जाएगी। अब आगे क्या करेगी, वो लोन जो है वो ज्यादा देगी और मार्केट में इसी वजह से जो मनी सप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो आरबीआई है ना वो काम करती है, ठीक है। अब मान लो आर जो है वो अब 5% हो गया है, तो आरबीआई भी इंकरेज हो जाएगा कि नहीं यार, अब मैं ज्यादा से ज्यादा आरबीआई से पैसा लेता हूँ अपनी कोलैटरल रख के, और बाकी हम आगे क्या करेंगे, मार्केट अपनी जो मनी सप्लाई है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, काम करती है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, लिक्विडिटी स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और चीज इसमें कि आपका जो करंट रेपो रेट है वो क्या है, हमने आपको पहले भी बताया है, इसमें और भी एक बार अच्छे से बता देते हैं कि जो करंट का जो हमारा रेपो रेट है वो है आपका, कितना है आपका रेपो रेट, 6.5%। ये आपका करंट रेपो रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। आप इसको एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, फिर हम आते हैं अब रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जब सेंट्रल बैंक, अब इसमें उल्टा है कि जब जो सेंट्रल बैंक है वो हमारी कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो कर रही है, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलैटरल रख के, ठीक है। बट ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि सेंट्रल बैंक को जरूरत है पैसों की, बट ये थोड़ी जमती नहीं है ना ये बात कि यार सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा लेगी, ऐसा क्या हो गया भाई, सेंट्रल बैंक के पास इतना क्या वो हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जो हमारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं जैसे कि एसबीआई हो गई, तो हमारी जो कमर्शियल बैंक्स होती है ना उनके पास कुछ सरप्लस फंड हो जाता है, मतलब ज्यादा फंड्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने सरप्लस फंड को कमर्शियल बैंक के पास रखते हैं। और जिस फंड को जब वो कमर्शियल बैंक के पास पैसा रखते हैं, तो कमर्शियल बैंक उस पे उनको क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट देती है, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट देती है। तो उस पे वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना सरप्लस फंड जो है वो सेंट्रल बैंक के पास लैंड कर देते हैं, और उस पे जो वो इंटरेस्ट देती है सेंट्रल बैंक, उसी इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है भैया कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से क्या कर रही है, पैसा ले रही है। सेंट्रल बैंक के पास अकाल नहीं पड़ा है, वो सेंट्रल बैंक है, वो आरबीआई है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है, बट जो मेन केस होता है वो यही होता है कि जब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा फंड्स हो जाते हैं या सरप्लस फंड्स हो जाते हैं, तो वो सेंट्रल बैंक के पास क्या करती है, उन पैसों को रखती है ताकि उनको उस पैसों पे थोड़ा इंटरेस्ट विंटरेस्ट मिले, वो भी कमा ले, और सेंट्रल बैंक जिस रेट पे उनको देती है उसी रेट को हम रिवर्स रेपो रेट जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है, तो ये एब्जॉर्ब कर देती है एक्सेस लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे मनी सप्लाई को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। अब वो कैसे, इसको भी हम अच्छे तरीके से एक बार देखते हैं, ठीक है। तो रिवर्स रेपो दर क्या होता है, या रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिसमें जो हमारी आरबीआई है उसके पास
जो कमर्शियल बैंक होती है, जो कि हमारी एसबीआई है, वो क्या करती है, अपनी सरप्लस फंड को रखती है और आरबीआई क्या करती है, उसको कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी पे रखती है। ठीक है, ये अपनी कोलैटरल सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को देती है। जब एसबीआई पैसा आरबीआई को देती है और उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? अब जब आरबीआई को क्या करना है, मनी सप्लाई कम करना है। क्या करना है आरबीआई को? मनी सप्लाई जो है वो कम करना है, या लिक्विडिटी जो है वो कम करना है मार्केट में। तो एसबीआई जो है आरबीआई जो है वो क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगी, आपको बढ़ा देगी। अब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी तो इससे क्या मतलब हुआ, आप मुझसे पूछोगे, है ना? तो इससे क्या होगा, जो हमारी कमर्शियल बैंक्स होंगी ना, वो एनकरेज हो जाएगी कि यार हमारा जो कैश रिजर्व है उस पे हमको बहुत ज्यादा रेट पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पैसा जो है वो रिजर्व करके रखेगी, किसके पास, आरबीआई के पास। जब सेंट्रल बैंक जो है वो एनकरेज होगी, ठीक है, तो उनके पास जो अपना कैश रिजर्व होगा वो कम हो जाएगा। अपना कैश रिजर्व कम होगा क्योंकि जो कैश रिजर्व है वो उनका किसके पास रखा हुआ है, आरबीआई के पास रख देगी वो। तो क्या हो जाएगा, उनके पास कैश रिजर्व कम होगा तो उनकी जो लेंडिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंडिंग पावर कम हो जाएगी, लोन कम देगी, क्रेडिट कम देगी, तो मार्केट सप्लाई जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारी आरबीआई है वो काम करती है। अब इससे क्या हुआ, उनका मार्केट सप्लाई किसी तरीके से कम हो गया। कैसे हुआ कि जब हमें आरबीआई को मार्केट सप्लाई मनी सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ाना था, उसने अपना जो रिवर्स रेपो रेट है वो बढ़ा दिया। तो जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो क्या हो गए, बढ़िया, उनको तो मजा आ गया, अरे यार रेट्स जो है वो बहुत बढ़िया बढ़ गए हैं, तो अब हम क्या करें, हमारे पास जो सरप्लस फंड्स पड़ा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, लैंड करने की जगह आरबीआई के पास रख देते हैं। तो अब जब आरबीआई के पास पैसा रहेगा तो जो हमारी एसबीआई होगी, जो हमारी कमर्शियल बैंक होगी, उसकी लेंडिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो आगे लोन कम देगी, आगे लोन कम देगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा और मार्केट में प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में ये जो होगी स्टेबलाइज होगी। अब इसी को हम अगर उल्टा कर दें तो, ठीक है, इसी को अगर हम उल्टा कर दें जिसमें अगर हमें मनी सप्लाई क्या करना है, मार्केट में कम करना है, ओ सॉरी बढ़ाना है। आरबीआई क्या करना चाह रही है, अब मनी सप्लाई क्या करना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है, या लिक्विडिटी जो है वो क्या करना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है। ठीक है, इंक्रीज करना चाह रही है। तो अपनी वो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी। रिवर्स रेपो रेट को कम करेगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो सेंट्रल बैंक होगी, जो हमारी कमर्शियल बैंक जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्करेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्करेज हो जाएगी। अब उनको मजा नहीं आएगा, अरे यार अब तो हमारे पास जो पैसा है उसमें हम ऐसे ज्यादा इंटरेस्ट कमा लेंगे एज कम्पेयर टू आरबीआई को देने से। तो वो क्या करेगी, कैश रिजर्व जो होगा आरबीआई के पास वो रखेगी नहीं, कम रखेगी या वो कर देगी। तो कैश रिजर्व क्या हो जाएगा, उसके पास बढ़ जाएगा। जब वो आरबीआई के पास पैसा कम रख रही है तो उसके पास कैश रिजर्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसकी लैंडिंग पावर जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी लैंडिंग पावर बढ़ने से उसका क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आरबीआई क्या करती है, मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है यूजिंग रिवर्स रेपो रेट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिवर्स रेपो रेट के बारे में, जो कि है, एक अच्छा सा मार्कर ले लेते हैं, बढ़िया, करंट रिवर्स रेपो रेट। करंट रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो भैया जी करंट रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 3.35% का। करंट रिवर्स रेपो रेट हमारे पास कितना है, आपके पास 3.35% का भी करंट रिवर्स रेपो रेट जो है वो चल रहा है। ये बढ़ाना कम करना किसका काम है, सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे केस में कौन है, आरबीआई। जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किसके हाथ में होती है, वो होती है आरबीआई के हाथ में, सेंट्रल बैंक के हाथ में। वही ये मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो कंट्रोल करती है और आगे इकोनॉमी सिस्टम को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। आइए इसको और अच्छे से देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स बाय प्रोवाइडिंग देम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलैटरल। या जब
कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स हो जाते हैं, तब वो अपने फंड्स को आरबीआई के पास रखती है और जो रेट पर वो इंटरेस्ट कमाती है उसी रेट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल आर, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। और करंट हमारा रेट जो है वो चल रहा है 3.35% का, हम देख के आ चुके हैं। इसका पर्पस क्या होता है, एक्सेस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करना बैंकिंग सिस्टम में से। इम्पैक्ट हमने देख लिया, जब हमारी रिवर्स रेपो रेट जो है वो बढ़ती है, बैंक्स एनकरेज होते हैं, ज्यादा फंड्स पार्क करते हैं सेंट्रल बैंक के पास, जिससे हमारी मार्केट की लिक्विडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होती है तो बैंक्स डिस्करेज होती है, फंड्स पार्क नहीं करती है, लिक्विडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है हमारे मार्केट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप एक बार हिंदी में देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। हिंदी में देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया। रिवर्स रेपो दर क्या होता है हमने अच्छे से पढ़ तो लिया है, आप एक बार और हिंदी में देख के अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हमारी फिस्कल पॉलिसी, या जिसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब भाई ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, या जिसे हम हिंदी में राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, राजकोषीय नीति कहते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसमें हम एक चीज देख लेंगे कि फिस्कल पॉलिसी में आपकी गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। क्या आ जाती है, आपकी गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस और इनकम, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है आपकी फिस्कल पॉलिसीज में। अब फिस्कल पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, तो फिस्कल पॉलिसी को जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन। ये कंट्री की इकोनॉमिक आर्थिक कंडीशंस जो होती हैं उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए काम आती है। ये एक क्रिटिकल टूल है ना, एक अच्छा उपकरण है जो कि हमारे इकोनॉमिक, जो हमारी आर्थिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, उतार चढ़ाव जो होता है आर्थिक में, उसको कंट्रोल करती है, उसको मैनेज करती है और इंश्योर करती है सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ, और अचीव करती है ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कैसे ऑब्जेक्टिव्स, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना, ऐसे काम जो है वो फिस्कल पॉलिसीज में किए जाते हैं। अब एक चीज आपने देखी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो कौन कंट्रोल करता था, वो कंट्रोल करती थी हमारी सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। और अब बात करें हमारी फिस्कल पॉलिसी की, तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो कौन कंट्रोल करती है, वो हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसमें सारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स आ जाती है ना, गवर्नमेंट की सारी स्पेंडिंग्स आ जाती है, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का जितना भी लेखा जोखा होता है वो सारी फिस्कल पॉलिसी में आपकी इंक्लूड होती है। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इनकम इनइक्वालिटीज को क्या करना, रिड्यूस करना। फिस्कल पॉलिसीज के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका टैक्सेशन हो गया, है ना, किस तरीके से जो गवर्नमेंट है टैक्स के द्वारा अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है ना। बहुत सारे टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसी है, गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, क्या पैसा लगाती है, वो सारी चीजें भी फिस्कल पॉलिसी के अंदर आ जाएगी। पब्लिक बोरोइंग्स, किस तरीके से लोन्स और बॉन्ड्स वगैरह लिए जाते हैं अपनी डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, ये सारी चीजें जो है वो आपकी फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूड होती है। इसको एक एक करके थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से देख लेते हैं, क्विक रिकैप में देखेंगे। ये हो गया आपका टैक्सेशन, रेवेन्यू जनरेशन थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप टैक्स में क्या कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अब टैक्सेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, जहां पे आप क्या करते हो, लोगों को कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज लिवाई करते हो बाय दी, और कौन लिवाई करता है, गवर्नमेंट लिवाई करती है। किस पे लगाती है, तो इंडिविजुअल जैसे हम जैसे लोग, बिजनेसेस पे, ठीक है, और अदर एंटिटीज पे। किस लिए लगाती है, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लगाती है। अब दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, ये हम सभी को पता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स ऐसी टैक्सेस जो हमारी इनकम और वेल्थ पे लगाई जाती है, जो हमारी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की इनकम और वेल्थ पे लगाई जाती है। इसके एग्जांपल ले ले तो इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं। ये किस प्रकार के टैक्सेस होते हैं, ये होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम बाद में बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये जो टैक्सेस होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं और ये कलेक्ट किए जाते हैं
इनडायरेक्टली हमसे कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि इंटरमीडियरी से, जैसे कि आपके सेलर्स हो गए, है ना। अब इससे एग्जांपल आप ले लीजिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल है जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ये कैसे है टैक्सेस हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, ठीक है। अब टैक्सेशन का फिस्कल पॉलिसी में क्या ऑब्जेक्ट होता है, रेवेन्यू जनरेट करने का, है ना। पैसा कमाती है क्या गवर्नमेंट हमसे, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज के लिए, है ना। अब वो जो पैसा जो कमाती है वो हमारे लिए ही कमाती है, हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें निर्माण है, जो पुल निर्माण, ये जो जितनी भी चीजें करती हैं वो टैक्सेस को लेकर ही हमारे लिए करती हैं, ठीक है। फिर इस इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि आगे इनइक्वालिटी वगैरह रिड्यूस करने के लिए आगे इस इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, वापस और भी दिया जाता है। हार्मफुल कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, इनकी कंजम्पशन को कम करने के लिए जो सरकार है वो टैक्सेस लगाती है ताकि लोग इसको कम कंज्यूम करें। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है। इससे फिस्कल पॉलिसी में इस तरीके से टैक्सेशन के क्या जो है लक्ष्य रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका, ठीक है, इसको आप एक बार हिंदी में और विजिट कर लीजिए, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट वाला हम इस पे आते हैं, राजकोषीय निधि में इसका कराधान का क्या उद्देश्य है, ये हिंदी में है। फिर इसका जो नेक्स्ट है वो है आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, जैसे कि गवर्नमेंट किस किस चीजों में स्पेंड करती है, आपसे टैक्स लेके पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस, मतलब जो गवर्नमेंट जो है वो जो खर्चे करती है, खर्चे करती है वेरियस सेक्टर्स पे, बहुत सारे सेक्टर्स पे ये खर्चे करती है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है, हमारे लिए ही काम करती है एक्चुअल में। अब इसकी कैटेगरीज में हम देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटीज में लगाते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सर्वेंट्स को अपनी सैलरीज देना, सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, मैनेज करना, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे हो जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो लॉन्ग टर्म असेट में ये लगाती है, जैसे कि सड़कें निर्माण करना, हाईवेज बनाना, डैम्स बनाना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाना, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग का रोल क्या है फिस्कल पॉलिसी में, तो ये हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुधारती है, हमारी आर्थिक स्थिति को ग्रोथ करती है, ठीक है, और हमारे सोशल वेलफेयर बढ़ाती है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारी वो इंक्रीज करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सोशल सिक्योरिटीज जो है हमें प्रोवाइड करवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, तो हमारे को क्या है, प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर में ये प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करता है, रीजनल बैलेंस प्रमोट करता है, क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड एरियाज में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। जो नीचे स्तर के जो एरियाज होते हैं उन पे क्या करती है, ये इन्वेस्ट करती है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो फिस्कल पॉलिसी में इसका काम करती है, ठीक है। इसको आप एक बार हिंदी में देख लीजिए, फिर जो लास्ट है वो बचा है हमारा, हिंदी में देख लीजिए। नाउ लास्ट जो हमारा बचा है दैट इज पब्लिक बोरोइंग्स, ठीक है। पब्लिक बोरोइंग्स जिसमें आप क्या करोगे, लोन्स वगैरह लेते हो लोगों से अपने डेफिसिट्स को कवर करने के लिए। पब्लिक बोरोइंग होती क्या है, पब्लिक बोरोइंग इज द प्रोसेस बाय विच जो गवर्नमेंट है वो फंड रेज करती है, बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है ना, बॉन्ड्स इशू करती है जिसको हम खरीदते हैं और पैसा देते हैं, लोन्स लेती है और अदर मीन्स टू कवर इट्स बजट डेफिसिट, अपनी डेफिसिट को कवर करने के लिए ये क्या करती है, लोन्स वगैरह लेती है, पब्लिक बोरोइंग्स करती है। अब पब्लिक बोरोइंग्स के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, तो इंटरनल बोरोइंग भी हो सकती है, आप अपनी कंट्री के अंदर से ही बोरो कर सकते हो, जैसे कि आप सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके लोगों से पैसा भरवा सकते हो, या आप लोन ले सकते हो डोमेस्टिक बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये आपकी इंटरनल बोरोइंग होगी, मतलब बोरोइंग जब आप अपनी कंट्री के अंदर से ही पैसा ले रहे हो। एक्सटर्नल बोरोइंग जब आप फॉरेन एंटिटीज वगैरह या कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपकी वर्ल्ड बैंक हो गई, IMF हो गया, ये सारे लोगों से आप जब पैसा लेते हो, इंडिया के बाहर से पैसा ले रहे हो, तो वो एक्सटर्नल बोरोइंग में आ जाएगा। अब बैलेंस फिस्कल डिपॉजिट का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ध्यान देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देता है हमारे, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करता है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो ये आपके फिस्कल पॉलिसीज के जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम आपको देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं उसके कुछ आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस।
आप एक बार इसको हिंदी में और देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस, ठीक है। What does the business environment include? या व्यवसायिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? क्या सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं या सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं? सी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, या डी नन ऑफ द अबव। हम सभी को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों से ही मिलकर जो है वो बनता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा आपका सी, दैट इज आंतरिक और बाहरी दोनों कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो मिश्रित, आपकी जो मिश्रित इकोनॉमी थी उसकी क्या फीचर्स है? कंप्लीट प्राइवेट ओनरशिप, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सी को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, या डी नन ऑफ द अबव। आपकी जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी उसमें क्या होता था कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो आपका बन जाएगा सी, दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Which policy regulates money supply and interest rates in India? भारत में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को कौन नियंत्रित करता है ना। मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड हमें पता है कौन सी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी। जो मौद्रिक नीति है ना, मुद्रास्फीति नीतियां हैं, वो ही आपका जो ब्याज दर है और मुद्रा आपूर्ति है उस पे डील करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा आपका बी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी फिस्कल पॉलिसी का प्राइमरी गोल क्या है? राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, बी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सी टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और डी टू रिड्यूस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, फिस्कल पॉलिसी में मेन उद्देश्य क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बन जाएगा बी, दैट इज मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को नियंत्रित करना जो है वो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है किसका? राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। What is the key feature of the social cultural environment? ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का मुख्य घटक क्या है? A, it includes GDP growth and inflation rates. B, it comprises laws regulating business. C, it reflects societal norms, values and beliefs. D, it focuses only on technological advancement. ठीक है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का क्या नॉर्म हो सकता है जिसमें आपके सोसाइटल वैल्यूज हो, बिलीव्स हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, यह सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और विश्वासों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following tools is used by the RBI to regulate liquidity in the economy? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण जो है वो प्रयोग किया जाता है? A, डायरेक्ट टैक्सेस, B, रेपो रेट, C, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, या D, कॉर्पोरेट गवर्नेंट कोड। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा टूल है जो कि आरबीआई जो है यूज करती है इकोनॉमी में लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए? तो हम सभी को पता है वो है आपका रेपो रेट या रेपो दर। और हमको एक चीज यहाँ से जल्दी से बता दो, रेपो रेट करंट क्या है हमारा? 6.5% जो है हमारा करंट रेपो रेट है, और इसका आंसर जो है वो है रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7। Which of the following is not a component of the economic environment? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण का घटक नहीं है? A is economic policy, B trade unions, C economic system, या D economic condition। हम पढ़ के आए हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी देखी हमने, इकोनॉमिक सिस्टम भी देखी, कंडीशंस भी देखी, बट हमने ट्रेड यूनियंस जैसी कोई भी चीज नहीं देखी, विच मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा B, दैट इज ट्रेड यूनियन।
हमारा 8th प्रश्न जो है वो है, हु इज कंसिडर्ड द प्रोपाउंडर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने आपको बार बार इस चीज पे फोकस किया था कि प्रोपाउंडर याद करेंगे, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का जो प्रोपाउंडर है वो है आपका एडम स्मिथ। ठीक है, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का प्रवर्तक किसे माना गया है, तो वो है आपके एडम स्मिथ जी, आप हमेशा याद रखिएगा। और जो कार्ल मैक्स है वो हमारे हैं इसके, कौन सी इकोनॉमी थी हमारी, सोशलिज्म इकोनॉमी। सोशलिस्ट के कार्ल मैक्स थे और जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे वो आपके मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रवर्तक थे। ठीक है, महात्मा गांधी तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the key feature of a socialist economy? समाजवादी आर्थिक तंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, हम देख चुके हैं। क्या है, ए कंप्लीट प्राइवेट ओनरशिप, बी गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सी प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट फोर्सेस, या डी को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होगा इसका आंसर, गवर्नमेंट ओनरशिप। यस, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था इसमें पूरा कौन कंट्रोल करता है या कौन गवर्न करता है, आपका गवर्नमेंट। ठीक है, आपकी सरकार जो है वो इस चीज को चलाती है। किसको, सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक और बार मुझे जल्दी से इसके प्रवर्तक का नाम बता दीजिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी को किसने प्रपाउंड किया है, वो जी है हमारे कार्ल मैक्स जी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्या है इसका आंसर आपका, उत्पादन के साधनों का सरकारी स्वामित्व। ठीक है, इसका आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज ऑफ दिसंबर 2024। जस्ट मैंने आपको अराउंड 2 से 3 बार ये चीज बताई है कि करंट रेपो रेट जो है वो है हमारा 6.5%। इसके पहले क्वेश्चन में भी हम ये पढ़ के आए हैं कि हमारा करंट रेपो रेट जो है वो है हमारा 6.5%। हमारा करंट रिवर्स रेपो रेट जो है वो है हमारा 3.35%। और जो हमारा करंट बैंक रेट है वो भी जो है हमारा कितना है, 6.5%। जो हमारा CRR है वो कितना है, आपका कैश रिजर्व रेशियो, वो है हमारा 4.5%। ये चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और आता है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो है आपका 18%। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 6.5%। यही हमारी जो चीजें हैं वो समाप्त होती है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये टॉपिक्स जो है यूनिट 1 के समझ में आए होंगे। ये कुछ ही टॉपिक्स हैं, अभी हमारी यूनिट 1 बहुत सारे पार्ट्स में जो है वो आएंगी। बहुत सारे टॉपिक्स ये बचे हुए हैं। मुझे जो भी ऐसा आपको लगता है कि आपको डाउट आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी बच्चों को ये वीडियोस जो है उन तक पहुंचा सके। और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज जो हमारी मेहरा क्लासेस जो आप सभी के लिए लेकर आई है, वो है एक नया कोर्स लॉन्च जो कि कॉमर्स का है, जिसे हम लक्ष्य कॉमर्स कहेंगे। जो कोर्स है हमारा लक्ष्य कॉमर्स, मेरा क्लासेस आप सभी के लिए ये कोर्स लेकर आई है। जितने भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि मई में जो है हमारी टेंटेटिव एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, तो हमें तैयारी चालू करना होगी। तो जितने भी बच्चे कॉमर्स से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए मेरा क्लासेस ये कॉमर्स का जो है वो कोर्स लेकर आई है। तो बिल्कुल भी आप देरी मत कीजिए, ये कॉमर्स कोर्स जो है वो चालू हो चुका है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये इसमें जो कॉमर्स की रेगुलर फी है वो है आपकी ₹4,999, बट अभी जो ऑफर में आपका जो कॉमर्स का कोर्स का जो फीस है वो आपको मात्र 2,999 में दिया जा रहा है। तो आप जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाके मेरा क्लासेस ऑफिशियल हमारे ऐप का नाम है। आप हमारे यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको कुछ फ्री कंटेंट का फायदा आप वहां पे से उठा सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम मेरा क्लासेस है। और ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे। और मैं आपको बार बार फोकस करना चाहूंगी लक्ष्य कॉमर्स कोर्स पे, क्योंकि ये कोर्स
कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, नोट्स, पीवाईक्यू सीरीज, एमसीक्यूज की आपकी बहुत लंबी 5000 प्लस एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज आपको उसमें मिलने वाली है और मात्र आपको ये 2999 में मिलने वाला है। इसलिए आप जल्द से जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए इस कोर्स को अवेल करवाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिए। प्लीज डू लाइक, share and comment our video. Welcome. Bye bye.